नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईसिटी पे। दोस्तों, आपको पता है जैसे बिल्डिंग मटेरियल के मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए हैं अभी-अभी, तो इसी मॉक टेस्ट की सीरीज़ में आज हमारा दूसरा दिन है। तो चलिए दूसरे दिन का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इफ्लुएंस इन द ब्रिक इज कॉज्ड ड्यू टू। जो हमारा इफ्लुएंस होता है, उत्फुलन जिसे बोलते हैं, ये ईंटों में होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो अल्कलीज के कारण ही मेनली होता है। ठीक है, और या तो हमारी क्ले में जो जो वाटर से हम क्ले मडिंग करते हैं या क्ले को गूंथते हैं जिस वाटर से, अगर उसमें जिप्सम अवेलेबल हुआ तो भी हमारा इफ्लुएंस का हो जाता है ब्रिक में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए। लाइम, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन और एल्कलीज। देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। एल्कलीज जो है वो मेन रीज़न होता है इफ्लुएंस इन द ब्रिक्स का। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। चलते हैं इसी क्वेश्चन को हमारी बुक्स में दूसरे तरीके से भी दिया हुआ है। ये भी तरीका एग्जाम में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग ए 2007 के पहले पेपर में। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। इफ्लोरेंस इज कॉज्ड इफ, उत्फुल्लन कारण है किस चीज़ का? अल्कली साल्ट आर प्रेजेंट इन ब्रिक, अगर ईंट में क्षारीय लवण उपस्थित हो। द वाटर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग क्ले कंटेन जिप्सम। अभी मैंने बताया, या तो जो मिट्टी, जो हमारा पानी यूज किया जा रहा है मिट्टी को गूंथने के लिए, उसमें जिप्सम अवेलेबल है तो भी इफ्लोरेंस हो जाता है। ठीक है, अगला है द क्ले यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स ब्रिक्स कंटेन पायराइट। ये भी मैंने अभी आपको बताया, अगर जो मिट्टी यूज की जा रही है उसमें अगर पायराइट अवेलेबल है तो भी हमारा इफ्लोरेंस हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछ रहा है फ्रॉग इज डिफाइंड एज, दिल्ला या फ्रॉग को परिभाषित किया जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है दोस्तों? देखिए आपको ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस यहाँ पे। डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ ब्रिक। ठीक है, इस ये गड्ढा होता है टॉप फेस, ब्रिक के ऊपर वाले फेस के। ठीक है, टॉप मोस्ट कोर्स ऑफ प्लिंथ, जो हमारी प्लिंथ होती है, प्लिंथ प्लिंथ लेवल होता है जो घर में, उसकी उसी की बात कर रहा है प्लिंथ की। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ऊपर रखते हैं ग्राउंड लेवल से दोस्तों। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, प्लिंथ जो होता है हमारा ग्राउंड लेवल से 15 सेंटीमीटर हाइट पे होता है। और ब्रिक हुज वन एंड इज कट स्प्लेड ऑन मैटर फॉर द फुल विड्थ। ठीक है, ईंट जिसका सिरा पूरी चौड़ाई को तिरछा काटकर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन है ब्रिक यूज फॉर द कॉर्नर ऑफ वॉल, जो ब्रिक वॉल के कॉर्नर पे यूज की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 3 सेकेंड आप लोग सोच लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, डिप्रेशन ऑन द टॉप फेस ऑफ ब्रिक। ठीक है, जो ये हमारी ब्रिक होती है इसके ऊपरी फलक पे, ठीक है, ऊपरी फलक पे एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें जो हमारा चिनाई करते समय की और लॉक जॉइंट का काम करता है। इसी के बीच में सीमेंट भर देते हैं जिससे की लॉक जॉइंट बन जाता है दो ईंटों के बीच में। और जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, ये स्प्लेट ऑन माइटर द फुल लेंथ ऑफ विड, ये जो है दोस्तों ये किंग क्लोजर बोलते हैं उसे। ठीक है, ऑप्शन सी में किंग क्लोजर बोलते हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हिंदी में। ईंट की ऊपरी सतह पर एक गड्ढा जिस पर ईंट निर्माता का कोड या नाम उभरा होता है, अभी मैंने बताया फ्रॉग या दिल्ला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका मेन रीजन भी नीचे दिया हुआ है। ईंटों में दिल्ला बनाने से उनका आपसी बंधन बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया दो ईंटों के बीच में ज्वाइंट जो है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, चिनाई कार्यों में ईंट के दिल्ले वाले फलक को ऊपर रखकर चिनाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि चिनाई कार्यों में दिल्ले वाले फलक को ऊपर या नीचे रखा जाता है, तो आप ऊपर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे है, तो आइए देखते हैं अगला पेज। अगला पेज 18वां क्वेश्चन हमारा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स, एक अच्छी मृदा ईंट बनाने के लिए कौन सी होती है? अनवेदर्ड क्ले, वेदर्ड क्ले, सिल्ट क्ले, ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो 4 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, तो आपने आंसर सोच लिएगा। तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। करेक्ट आंसर होगा ए, सॉरी ए नहीं,
बी होगा क्वेश्चन करेक्ट आंसर। ठीक है, वेदर्ड क्ले, जो हमारी मिट्टी है उसको ऋतु प्रभावी बनाया जाता है। ये हमने पिछले क्वेश्चन 13वां या 14वां क्वेश्चन था, आपको याद होगा तो कल का वीडियो में आप देखेंगे, उसमें जो है यही दिया गया था कि क्ले को ऋतु प्रभावी बनाया जाता है उसे ईंट में बनाने से या उसके गूंथने से उसको पहले जो है वेदर क्ले बनाई जाती है, यानी ऋतु प्रभावी मृदा बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा बी। आइए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं दोस्तों। इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ईंट निर्माण के लिए ऐसी मृदा उपयुक्त होती है जो पानी मिलाकर आसानी से गूंथी जा सके। ठीक है, और सुखाने व पकाने पर दरार ना पड़े, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है क्ले के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी होती है ईंट को बनाने के लिए। इस प्रकार ईंट निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त मृदा क्ले मानी गई है, यानी मृतिका। मृतिका दोस्तों जो 2 माइक्रोन से जिसके पार्टिकल साइज छोटे होते हैं उन्हें क्ले बोलते हैं। ठीक है, ईंट में बंधक के गुण के कारण, इसी के गुण के कारण होता है। ठीक है, ईंट में जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्ले के कारण ही होती है। यह सुगठे होने के कारण बालू को जोड़े रखती है। ठीक है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी होती है क्ले में दोस्तों। ठीक है, तो इसी के कारण ये जो हमारा सैंड है उसको जोड़े रखती है तथा ईंट को वांछित आकार प्रदान करती है और ईंट को शेप भी देती है क्ले। मृतिका की मात्रा ईंट में अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाता है। ईंट मृदा में मृतिका व सिल्ट का संयुक्त मान 50% कम नहीं लिया जाता। ठीक है, IS 2117 ये होता है दोस्तों ईंट का कोड है, ईंट फॉर्मेशन यानी ब्रिक फॉर्मेशन का कोड है दोस्तों, आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है IS 2117। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अच्छा ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, हमने पिछले क्वेश्चन में ये डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, उस पर मैंने ब्रिक के जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए आज चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे आज का, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले। अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इतना ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों। एल्यूमिना और सिलिका, आप हमेशा इसमें कंफ्यूज रहेंगे कि जो एल्यूमिना का ऑप्शन है आप सिलिका में मार देंगे और सिलिका का ऑप्शन एल्यूमिना में, ऐसा मेरे साथ भी होता था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम करेक्ट आंसर देखेंगे कौन सा है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन मैं पढ़ता हूँ, मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्या होती है, जो मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, जो ईंटे को ब्रिटल यानी भंगुर और कमजोर बना देती है। ठीक है, अब मेक द ब्रिक, दूसरा ऑप्शन मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ठीक है, क्रैक्स आ जाएंगे और टेढ़ा हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी और विकृति आ जाती है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना से। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, चेंजेस कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम द रेड टू येलो। ठीक है, इम्प्रूव्स इम्प्रीमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, हमेशा आप याद रखेंगे ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, मेक द ब्रिक क्रेक ऑन वार्प ऑन ड्राइंग। ठीक है, और एक्सेस ऑफ सिलिका की वजह से होता है मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ठीक है, सिलिका से आप लोग हमेशा याद रखेंगे, सिलिका ईंटे को ब्रिटल बना देती है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखेंगे ब्रिटल जो होता है वो सिलिका की वजह से होता है और क्रैक्स आते हैं एल्यूमिना की वजह से, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। एल्यूमिना में बाइंडिंग पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिना जो होती है इसमें बाइंडिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। चिकनी मिट्टी सुगठे होने के कारण बालू के कणों को जोड़े रखती है, ईंट को वांछित आकार प्रदान करती है। एल्यूमिना की मात्रा अधिक होने पर ईंट सूखने पर अधिक सिकुड़ जाती है, वह पकने में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है तथा दरारें पड़ जाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, आपके सामने स्क्रीन पे है, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन ऑफ इट्स ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर इमर्जन। ये मैंने पीछे आपको बताया हुआ है दोस्तों, बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं, मुझे भरोसा है कि आप लोगों को पता भी चल गया होगा आंसर। चलिए ऑप्शन देख ही लेते हैं। आगे ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे। तो चलिए ऑप्शन है 10%, 15%, 20% एंड 25%। तो करेक्ट आंसर विल बी 20%। यार बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही फेमस, हमेशा परीक्षाओं में आता है दोस्तों, एसएससी की परीक्षाओं में हम तो हमेशा ही पूछता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ब्रिक का 24 आवर इमर्जन के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, उनकी एब्जॉर्प्शन रेट, ये सारी चीज़ें पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसमें डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। इसमें देखिए दिया भी हुआ है सेकंड क्लास ब्रिक के बारे में भी। तो
चलिए पढ़ते हैं। प्रथम श्रेणी के ईंट को 24 घंटे पानी में डुबाने पर अपने शुष्क भार, हमेशा से याद रखिएगा वो अपने ड्राई वेट का ही 20% पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए, तथा प्रथम श्रेणी की ईंट की संपीडन सामर्थ्य कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, मिनिमम, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की ईंट का भार 2.75 से 3 kg के बीच में होता है। जबकि सेकेंड क्लास, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर दिखाऊं, सेकेंड क्लास का भी डिटेल दिया हुआ है, जिसके ईंट को 24 घंटे पानी में डुबाए अपने अपने भार का, ड्राई वेट का 1/4 या 22%। देखिए ये भी ऑप्शन में दे देता है तो हमारा कंफ्यूजन हो जाता है कि 1/4 दे दिया, 1/5 ऐसे करके ऑप्शन बना देगा, तो फिर यही पूछेगा अपने भार का कितने परसेंट, तो ये होगा 22% सेकेंड क्लास ब्रिक के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दूं मैं दोस्तों, इसमें दिया नहीं है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 7 होता है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, या 7.5 के अप्रॉक्स में 7 ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। चलिए 21वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, 21वां क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। तो चलिए 21वां क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए गुड ब्रिक लाइज बिटवीन, किसके बीच लाई करती है परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना अच्छी ब्रिक में? ये हमने पढ़ चुका है, ये होगा ऑप्शन, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। 5 to 10%, 20 to 30%, 40 to 46, 50 to 70%। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर विल बी 20 से 30%। ठीक है, और 50 से 60 या 70% होता है सिलिका। ठीक है, तो डी जो ऑप्शन दिया है वो अप्रॉक्स सिलिका का परसेंटेज दे रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी डिटेलिंग देखते हैं इसमें क्या डिटेल दिया हुआ है। एक अच्छी ईंट में एल्यूमिना 20 से 30% होता है, देखिए यहाँ पे, और सिलिका 30 से 50% दिया हुआ है। सॉरी, 30 से 50% सिलिका होती है। ठीक है, ईंट की मिट्टी में एल्यूमिना बाइंडिंग मटेरियल का काम करती है दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। ईंट में बाइंडिंग मटेरियल अगर पूछता है तो एल्यूमिना हम ठीक लगाएंगे। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर एल्यूमिना होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ए ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन, इसमें ये कह रहा है कि सिलिका की एक्सेस होने पर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए 2 बार आ चुका है। यूके पीएससी एई पेपर सेकंड में 2013 में आया हुआ है, यूपी पीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एई में 2008 में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ, यानी हमारी जो मिट्टी है, ईंट की मिट्टी, उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होने पर क्या परिणाम होते हैं? वेरी हैवी ब्रिक, लॉस ऑफ कोहेशन, वेरी लाइट ब्रिक, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ढूंढेंगे, बी हो जाएगा दोस्तों, लॉस ऑफ कोहेशन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारा जब एक्सेस ऑफ सिलिका हो जाएगी दोस्तों तो बालू की मात्रा ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, और जो हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है क्ले की, जो एल्यूमिना जो इसका काम करती है, वो वीक हो जाएगी, और जो हमारी ईंट है उसमें कोहेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसको। ईंट मृदा में सिलिका की अधिकता से मृदा की ससंजकता में कमी आ जाती है। ठीक है, सिलिका में ससंजन क्षमता नहीं होती है, यानी सिलिका मतलब मैंने बताया भी, बालू में कोहेशन नहीं होता है दोस्तों। एल्यूमिना सिलिका को बांधे रखती है। ठीक है, सिलिका ईंट को सामर्थ्य प्रदान करती है। मृदा में सिलिका की अधिकता के कारण ईंट की मृदा में ससंजकता की कमी हो जाती है तथा ईंट भंगुर हो जाती है। ठीक है, यानी ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल और वीक, इसका एग्जाम्पल था दोस्तों एक्सेस ऑफ सिलिका का, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। एक्सेस ऑफ सिलिका ब्रिटल एंड वीक है, और एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्या होता है दोस्तों? क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, क्रैक और टेढ़ापन आ जाता है सुखाने पर। ठीक है, अगर एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा हो गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन के सामने। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट when present in excess quantity change the color of the brick from red to yellow। ठीक है, इसमें से कौन सा वह जब अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो ईंट का रंग लाल से पीला कर देता है? पहले तो मैं आपको बता दूं ईंट का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों। ईंट का रंग लाल अपने आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो होती है 3 से 5%, उसी की वजह से ईंट का रंग लाल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा इसमें ये पूछ रहा है कि ईंट का रंग लाल से पीला क्यों हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा
लाइमस्टोन की वजह से डी हमारा जो है यहाँ पे डी जो है लाइमस्टोन वो होगा करेक्ट आंसर। इसी की वजह से ईंट लाल से पीला हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 3 एग्जाम्स में आया हुआ है। आरपीएससी लेक्चर 2011 में, यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एई में 2011 में आया हुआ है, फिर से यूपी स्टेट इंजीनियरिंग में एई में 2007 में भी पहले पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लाइमस्टोन। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉरी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, ईंट में मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने पर ईंट का रंग लाल से पीला हो जाता है। चूना पत्थर में उपस्थित मैग्नीशियम लौ ऑक्साइड के साथ मिलकर अपना विशेष रंग प्रदान करता है। ठीक है, चूना पत्थर जो अभी उस क्वेश्चन में पूछा गया था, मैग्नीशियम की मात्रा भी अधिक होने पर लाल होता है दोस्तों। ठीक है, लाल से पीला हो जाता है मैग्नीशियम भी अधिक होने पर। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण ही लाल होता है। ठीक है, चूना पत्थर में उपस्थित मैग्नीशिया लौह ऑक्साइड के साथ मिलकर अपना विशेष रंग प्रदान करता है, लेकिन मैग्नीशिया की अधिकता से ईंट का रंग लाल से पीला हो जाता है। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है ईंट मैग्नीशिया की अधिकता से। अगर आपको कहीं ऑप्शन में मैग्नीशियम भी लिखा हुआ है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन मैग्नीशियम नहीं था तो लाइमस्टोन हमने लगाया। अब देखिए, अब ये क्या इंपॉर्टेंस वो दिए गए हैं, तो हमने ईंट में अधिक मात्रा में एल्यूमिना होने पर ईंट अधिक अग्नि प्रतिरोधक बन जाती है। ठीक है, एल्यूमिना ज़्यादा हुआ तो ईंट जो है अग्नि प्रतिरोधक होगी। ठीक है, ईंट में सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ईंट ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल एंड वीक हमने पहले ही बता चुका है आपको, सिलिका की एक्सेस होने से ब्रिटल और वीक, यही ईंट की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, क्षारीय पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर ईंट सूखने पर लोना आ जाता है। लोना का मतलब इफ्लोरेंस दोस्तों, अभी हमने पढ़ा पीछे इफ्लोरेंस के बारे में, तो यही वो कह रहा है। चलिए, सही मात्रा में चूना होने पर अच्छी ईंट प्राप्त होती है, लेकिन अधिक मात्रा में ईंट का रंग लाल से पीला हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला पेज 24वां क्वेश्चन आज का। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 24वां क्वेश्चन दोस्तों। द डिफरेंट एफ्लोरेंस डिपॉजिट आर सल्फेट्स ऑफ। ठीक है, डिफरेंट एफ्लोरेंस डिपॉजिट आर सल्फेट ऑफ क्या होगा? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या डी बोथ, ए एंड बी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है विभिन्न उत्फूलन जमाव निम्न के सल्फेट हैं। किसके सल्फेट होते हैं दोस्तों? देखेंगे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ए विल बी द करेक्ट आंसर। कैल्शियम के ही सल्फेट होते हैं, जो भी उत्फूलन जमाव होंगे वो हमारे कैल्शियम के सल्फेट्स होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग 2004 में आया हुआ है। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल जान लेते हैं। ऑप्शन ए जो था वो करेक्ट आंसर था। चलिए डिटेल पढ़ते हैं। विभिन्न उत्फूलन सल्फेटों के कैल्शियम अर्थात कैल्शियम सल्फेट के जमाव के कारण होता है। ठीक है, उत्फूलन को लोना कहते हैं। जिस ईंट मिट्टी में लवण होते हैं, पानी के संपर्क में आने पर उस ईंट की सतह पर भूरे सफेद धब्बे उभर आते हैं, जिसे एफ्लोरेंस कहते हैं। ठीक है, हमने पीछे भी ये डिटेल पढ़ा हुआ था एफ्लोरेंस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 25वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। यानी ईंट को शेप में रखने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट जिम्मेदार होता है? तो ये ऑप्शन हमारा सिलिका हो जाएगा। सिलिका विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, चलिए डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसका। आंसर बी का, सिलिका ईंट निर्माण का प्रमुख घटक होता है दोस्तों। बालू ईंट को सिकुड़ने, दरार पड़ने, टेढ़ा होने और फटने से रोकता है। ठीक है, तो इसका सही आकार प्रदान करने का जिम्मेदार कौन होगा? हमारी सिलिका ही होगी दोस्तों। ठीक है, ईंट को सामर्थ्य प्रदान करती है ये सिलिका। किनारों तथा कोनों को मजबूत भी बनाता है। सिलिका की मात्रा अधिक होने पर ईंट ब्रिटल हो जाती है, यानी भंगुर हो जाती है। एल्यूमिना सुघट्यता प्रदान करती है। आयरन ऑक्साइड गालक का कार्य करता है और लाल रंग प्रदान करता है दोस्तों। ठीक है, पहले बता चुका हूँ, आयरन ऑक्साइड आपको कलर प्रदान करता है। ठीक है, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन हमारा। इसमें देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन ए गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एट लीस्ट। जो क्ले और सिल्ट कंटेंट है एक अच्छी ब्रिक अर्थ में मस्ट बी एट लीस्ट कितना होना चाहिए?
50%, 40%, 30% या 25% ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छी ईंट के लिए मृदा में मृतिका तथा गाद की मात्रा कम से कम कितनी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। मिनिमम जो होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए, ठीक है। क्ले और सिल्ट कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट, सिल्ट तो पता ही आपको, अभी बताया। चलिए चलते हैं थोड़े से डिस्क्रिप्शन के बारे में इसको जान लेते हैं, और यहाँ फिर से दिया हुआ कंटेंट थोड़ा सा मैं बता भी दूंगा, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जितने भी उनके बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा जो ए ऑप्शन है वो पढ़ता हूँ मैं। सिलिका ईंट की मिट्टी का प्रमुख घटक होता है। बालू ईंट को सिकुड़ने, दरार पड़ने, टेढ़ा होने, फटने से रोकता है। ईंट का सही आकार में ढाली जाती है, ठीक है। तो जो हमारी सिलिका है वो ईंट को उसके शेप में रखने में भी मदद करती है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन जाना, द सिलिका विल बी हेल्प द ब्रिक टू रिमेन इट्स इन शेप, ठीक है। तो और यहाँ पे IS 2117 इसका जो प्रमुख घटक हैं उनके बारे में इसी में डिटेल में दिया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी कि कौन से कोड में हमारा ब्रिक का कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं, ठीक है। देखिए सिलिका दिया हुआ है 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30, चूना जो है 2 से 5%, लॉ ऑक्साइड 3 से 5% और क्षार सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये तीनों मिला के 1% रखे गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्रिक, ठीक है। यानी ईंट में रेड कलर का कौन सा जिम्मेदार होता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा पीछे, बताया भी मैंने आपको रेड कलर के लिए आयरन ऑक्साइड जो होता है वो मेनली रीजन होता है रेड कलर ऑफ ब्रिक का, ठीक है। और मैग्नीशियम और लाइम क्या होते हैं, इससे अपना पीलापन आ जाता है थोड़ा सा ईंट में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सिलिका को कैसे बना, जिससे 30 से 50% मात्रा होती है सिलिका की, और सिलिका जो है ब्रिक को इसके शेप में रखने में मदद करता है, ब्रिक को कठोर बनाता है, ब्रिक के एजेस को साफ करता है, और ठीक है दोस्तों यही होता है। और एल्यूमिना के बारे में थोड़ा सा बता दें, एल्यूमिना जो है प्लास्टिसिटी मेंटेन रखता है हमारा ब्रिक में, ठीक है। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ते हैं आयरन ऑक्साइड के बारे में। लॉ ऑक्साइड गालक का कार्य करता है, ठीक है, और बालू के कणों को कम तापमान पर पिघलने का कार्य करता है। यानी जो हमारे सैंड पार्टिकल्स हैं उनको पिघला के हमारे ईंट को रिजिड और स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अपना विशेष लाल रंग प्रदान करता है आयरन ऑक्साइड। यह ईंट को जलसा भी बनाता है, यानी वाटर प्रूफ। ईंट बनाने वाली मृदा में लॉ ऑक्साइड की मात्रा 5 से अधिक होने पर ईंट का रंग काला नीला पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी झामा ब्रिक्स जो हमने बात करी थी अभी पिछले ही वीडियो में मैंने बात करी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं झामा ब्रिक्स के बारे में। ओवर बर्ड ब्रिक्स होती है, इनका यूज जो है फाउंडेशन में एक जो है जो मोटे मिलावे के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। उसको रैंपिंग करके उन्हें नीचे बिछा दिया जाता है, उसके ऊपर हमारी फाउंडेशन डिज़ाइन की जाती है या प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के सामने दिख रहा है दोस्तों। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड बी, यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक की। तो दोस्तों आपको याद भी होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और हर जगह मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है वो एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने, क्योंकि ये न्यूमेरिक में दिया हुआ था, और ये जो है हमेशा हर जगह पेपर और परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। कहीं 10 लिखा होता है, कहीं 10.5 लिखा होता है। चलिए तो ऑप्शन में देखते हैं। 7.5 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है, ठीक है। 12 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, 10 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। और ये 7.5 जो है सेकंड क्लास ब्रिक के लिए होता है, मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक का एब्जॉर्प्शन रेट यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक का एब्जॉर्प्शन रेट कितना होता है, 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है। अपने ड्राई वेट का 20% होता है, ठीक है। और सेकंड क्लास ब्रिक में 22% होता है अपने ड्राई वेट का, ठीक है। आइए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। डिटेल यहाँ आपकी स्क्रीन के सामने है। ऑप्शन सी का, प्रथम श्रेणी की ठोस ईंट ठोस, अच्छी पकी हुई तथा मानक आकार की होती है, ठीक है। इनका रंग विशेष लाल होता है, इनके किनारे स्पष्ट तथा सीधे होते हैं। दो ईंटों को आपस में टकराने पर धात्विक ध्वनि आती है, मेटलिक साउंड, ठीक है। मेटलिक साउंड आती है। 24 घंटे तक पानी में भिगोने पर प्रथम श्रेणी की ईंट अपने भार का 1/6 यानी 20% से अधिक अवशोषित नहीं करती है, ठीक है।
ये भी अच्छा है, 1/6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऑप्शन में आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 20% हम याद रखते हैं हमेशा। और इनका भार 2.5 से 3 kg रखता है, ठीक है। प्रथम श्रेणी की ईंट का संपीड़ित सामर्थ्य यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ 10.5 होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर ऑप्शन में, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। चलते हैं 29वें क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स रजिस्ट, ठीक है। अग्निसह ईंटें निम्नलिखित का प्रतिरोध करती हैं, ठीक है। इसका हिंदी है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स का अग्निसह ईंटें, ठीक है। हाई टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन, डैम्पनेस और नन ऑफ दिस। तो अग्निसह से नाम से ही क्लियर है, ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करेंगे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। तो आइए थोड़ा सा ये क्वेश्चन का डिटेल जान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये ईंटें अग्निसह मृतिका से बनाई जाती हैं और बहुत अच्छे तापमान पर विशेष भट्टी में पकाई जाती हैं। अतः ये बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलती अथवा विकृति नहीं होती है, ठीक है। यानी हाई टेम्परेचर पे भी ये इनमें इसके शेप में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ये हमेशा कांस्टेंट शेप में बनी होती है। सामान्य ईंट 900 डिग्री सेल्सियस ताप ले सकती है, जबकि अग्निसह ईंटें 1700 डिग्री सेल्सियस। ये अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारी रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स है उनका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर कह सकते हैं 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं 30वें और आज के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। द नंबर ऑफ कॉमन ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मैसोनरी वर्क आर। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, और हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, अक्सर कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एई की परीक्षा में, यूपीपीएससी में, स्टेट इंजीनियरिंग में पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 500, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ईंटें आती हैं? 500 ईंटें, ठीक है। यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 1 मीटर चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या 500 लीटर ली जाती है, ठीक है। और 1 घन मीटर में सीमेंट की 30 बोरियां आती हैं, ठीक है। ये भी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। 1 घन मीटर में कितनी आती है सीमेंट की बोरियां? 30 आती हैं। ये हमारा एस्टिमेटिंग और कास्टिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे कि पूछते हैं कितने बोरी सीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, तो पहले तो वॉल्यूम में आता है, तो उसको चेंज करते हैं बोरियों में इसी मेजरमेंट पे, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 30 बोरियां। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। और दोस्तों हमारे चैनल पे और हमारी वाईसीटी की बुक्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है वाईसीटी के बुक्स की पीडीएफ से, तो अमेजोन पे किंडल स्टोर पे जा सकते हैं, और वहाँ से आप हमारे बुक्स के बोरो कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री डेमो क्लासेस भी हैं, आप देख सकते हैं, उन पे आपको कुछ पीडीएफ फ्री मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स अगेन। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।